ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में हम लोग देख रहे थे, कुछ पढ़े थे ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में। सेल पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवीजन करा देते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन बच्चा बताएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो द पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जनरेट होता है, जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है, हाफ सेल हो गया। हाफ सेल, इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो मेटल का रॉड लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड हो गया। और ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो दोनों के पास अलग अलग चार्जेस रहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मेटल है, जैसे मान लीजिए कि हाफ सेल देखेंगे, जिंक वाले केस में देखेंगे, तो इस पे क्या रहता है, यहाँ पे +2, यहाँ पे क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ये जिंक किस में चला जाएगा, जिंक +2 में। तो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट Zn और Zn+2, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या हम लोग कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट बिटवीन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट बिटवीन टू डिफरेंट, यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो दोनों ही परिभाषाएं सही है, द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट बिटवीन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट बिटवीन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कौन सा होता था, रिडक्शन पोटेंशियल। फिर इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब हम लोग एट एसटीपी और 1 मोलर कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करते हैं तो उसको नाम देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे देखते हैं क्या कंडीशन है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाए एट एसटीपी एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और मैंने बताया ये भी बच्चों 2 प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ में आ रहा है ना। तो जिसको नाम देते हैं SRP और क्या नाम देते हैं बच्चों, SOP। क्या है ये बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप लोगों को मैंने ये भी बताया था बच्चों कि SRP जो होता है वो माइनस ऑफ SOP होता है। SRP और SOP को पहचानेंगे कैसे, जो आपको EMF ऑफ सेल देगा, जैसे सपोज करो ये E मेटल कोई है N+ गोज टू M, तो इसका वैल्यू दिया है X वोल्ट। क्या दिया है, X वोल्ट। तो आप पहचानेंगे कैसे, यहां नोट लगा है तो ये स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल हो गया। ध्यान से देखो वो क्या करता है बच्चों कि आप इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, प्लस से ये किस में जा रहा है, 0 में, तो ये रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो पोटेंशियल दिया है आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, SRP दिया है। क्या दिया है,
SRP। और अगर इसी को आप उलट देंगे, मतलब M गोज टू Mn प्लस, इस चीज को उल्टा कर दिए, तो यहाँ पे जो X था वो -X वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 0 से प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो पोटेंशियल दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को दिखा रहा है, NeSO_P। ऐसे कर सकते हो। तो इसका एक फार्मूला भी होता है, आगे देख लेते हैं। सेल पोटेंशियल या EMF ऑफ सेल। सेल पोटेंशियल किसको बोलते हैं बच्चों? यह एक तरह का ड्राइविंग फोर्स होता है। EMF ऑफ सेल का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है? इट इज ए ड्राइविंग फोर्स विच पुश द इलेक्ट्रॉन टू, किधर रहता है इलेक्ट्रॉन? एनोड के पास रहता है, तो एनोड से किधर ट्रांसफर करता है? कैथोड। मतलब इलेक्ट्रॉन बच्चों रिलीज तो हुआ, लेकिन रिलीज होने के साथ उसकी क्या गारंटी है कि वो अपने आप ही वो एनोड से कैथोड की तरफ चला जाएगा? उसके पास अपनी कुछ एनर्जी होनी चाहिए ना। तो वो एनर्जी, वो ड्राइविंग फोर्स कहाँ से आता है? उस ड्राइविंग फोर्स का नाम है सेल पोटेंशियल। उसी ड्राइविंग फोर्स को क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल या EMF ऑफ सेल। तो क्या होता है ये EMF ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल? इट इज ए ड्राइविंग फोर्स which helps to transfer electron from anode to cathode। कैसे डिफाइन करेंगे? सेल पोटेंशियल क्या होता है? इट इज ए ड्राइविंग फोर्स which helps to transfer electron, which helps to transfer electron from anode to cathode। ठीक है, एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, तो उसको कौन सा फोर्स ड्राइव करता है? उसी का नाम है सेल पोटेंशियल या EMF ऑफ सेल। बात समझ में आ रहा है? तो क्या परिभाषा देंगे? समझ में आ गया सभी को? इट इज ए ड्राइविंग फोर्स विच हेल्प्स टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। कहाँ से कहाँ पे? एनोड टू कैथोड। बात समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन में आपको चाहे सेल पोटेंशियल बोले निकालने को, चाहे EMF ऑफ सेल बोले निकालने को, चाहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले निकालने को, सबका एक ही फार्मूला होता है। यहाँ पे E सेल बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड। ओनली रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यूज्ड, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख लेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यूज। या फिर बच्चों इसी को हम लोग यहाँ पे नॉट लगा देंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाएगा। तो E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ओनली SRP वैल्यू आर यूज्ड, ओनली SRP वैल्यू आर यूज्ड। बच्चों इसके बहुत फार्मूले होते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो आप सिर्फ एक ही फार्मूला याद करें, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। और यहाँ पे दोनों ही वैल्यू का SRP वैल्यू होना चाहिए। दोनों ही वैल्यू का क्या होना चाहिए बच्चों? SRP वैल्यू। SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर गलती से क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे भी देगा, तो भी उसको हम लोग पहले चेंज करेंगे किसमें? SRP में। फिर अगर हमारे पास एक नोट पॉइंट पहले लिख देते हैं, नोट पॉइंट देखो, अगर हमारे पास इफ वी डू नॉट हैव ए केमिकल रिएक्शन, डू नॉट हैव ए केमिकल रिएक्शन, अगर बच्चों हमारे पास केमिकल रिएक्शन नहीं दिया होगा, हमारे पास केमिकल रिएक्शन नहीं दिया होगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ E नॉट सेल का वैल्यू दिया है, EMF ऑफ सेल का वैल्यू दिया है, तो उसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन कैथोड की तरह काम करेगा, कौन एनोड की तरह काम करेगा? हमको तो ये तो जानना होगा, तभी तो रखेंगे ना, नहीं तो वैल्यू प्लस का माइनस आ जाएगा। इफ वी डू नॉट हैव केमिकल रिएक्शन, ओनली EMF ऑफ सेल are given of those half cell, then, तो इसका ट्रिक क्या है? देन जो बड़ी वैल्यू होगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, देन
लार्जर वैल्यू, लार्जर वैल्यू का मतलब हो गया मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव वैल्यू, उसको बच्चों हम लोग मानेंगे कि ये कैथोड है। क्या है? कैथोड। यानी वो अपने को ई नॉट सी का वैल्यू दिया है, ई नॉट कैथोड का वैल्यू दिया है। ये ट्रिक है, ध्यान से देख लो, उसके बाद लिखना। और जो स्मॉलर वैल्यू होगा बच्चों, स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू यानी लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव वैल्यू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ए नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए नोड बोलेंगे। यानी वो ई नॉट ए नोड हो जाएगा। लेकिन 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 क्या करेंगे? दोनों का एस आर पी वैल्यू ही चेक करेंगे। कौन सा वैल्यू चेक करेंगे? एस आर पी। जिसका एस आर पी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा उसको कैथोड की तरह बनाएंगे, जिसका एस आर पी ज़्यादा निगेटिव रहेगा उसको एनोड की तरह बनाएंगे। क्योंकि जो हमारा ई एम एफ ऑफ सेल है वो पॉजिटिव आना चाहिए, यानी ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा। अदरवाइज फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो बैकवर्ड जाने लगेगा। तो इसमें एक स्पॉन्टेनियस कंडीशन आता है, स्पॉन्टेनियस कंडीशन आता है, यहाँ पे दिखाएंगे अभी आपको। तो ये स्पॉन्टेनियस कंडीशन दिखा रहे हैं आपको। पहले आप लोग क्या करो, इतना कॉपी करो, फिर वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो। आगे आप लोग लिखिएगा, पहला एक रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे पहले, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। तो गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ सेल में क्या रिलेशन होता है बच्चों? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये होता है रिलेशन डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल, या फिर स्टैंडर्ड कंडीशन में देखेंगे तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अच्छा, यहाँ पे जो एन एफ लिखा है इसको कई बच्चे जो है एन फैक्टर मान लेते हैं। एन अलग है, एफ अलग है। डेल्टा जी क्या होता है बच्चों? दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। अब बताओ डेल्टा जी नॉट क्या होगा बच्चों? डेल्टा जी नॉट क्या होगा? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। एन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड इन नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहा है बच्चों? उसको बोलते हैं एन।
या जिसको आप n फैक्टर बोल सकते हो, लेकिन इन दोनों को मिला के n फैक्टर मत बोल देना, n ही अपने आप में n फैक्टर है। f जो कैपिटल लिखा है वो लिखा है फैराडे कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट। अब कोई बताए हमको फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? क्या 96,500, आगे यूनिट कूलाम। ठीक है, तो देखो एक फैराडे क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो पहले। ये फैराडे जो है आपको बहुत आगे अभी तंग करने वाला है, आगे मिलेगा, ध्यान से देखो। एक फैराडे का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बच्चों वो 1 फैराडे होता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन को आप कैसे लिखोगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू 1 मोल, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 मोल, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इंटू 1 मोल 6 इंटू 10⁻23। तो वैल्यू लगभग आता है 96,487, मतलब इतना आता ही है लगभग में। हम लोग इसको बोलते हैं 96,500, 96500। कैलकुलेशन आसान हो जाए, 96,500 क्या कूलाम। कल इसी पे क्वेश्चन आया था नीट में, ठीक है, लेकिन उसमें वैल्यू कितना लेना था, ये वाला 96,487, इसलिए इसको आप लोग याद रखेंगे। कैलकुलेशन के लिए हम लोग लेते हैं 96,500 कूलाम, ठीक है। तो ये अपने पास है। एक फैराडे का वैल्यू इतना होता है, एक फैराडे इतना होता है, एक फैराडे इतना होता है, एक फैराडे इतना होता है। एक फैराडे मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। और वैल्यू कितना आएगा 96500, वैसे आता है 96487, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए इतना ले लेते हैं। ई सेल क्या है बच्चों, या ई नॉट सेल क्या है, दिस इज ईएमएफ ऑफ सेल, या सेल पोटेंशियल बोल दो। और ई नॉट बोल दोगे तो वहां पे स्टैंडर्ड लगा देना, वो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ये आपके पास होता है, ठीक है। आगे क्या कहता है बच्चों, ध्यानपूर्वक देखना है यहाँ पे। आगे हम लोग देखेंगे स्पॉन्टेनियस कंडीशन। हेडिंग डाल दो, स्पॉन्टेनियस कंडीशन। कोई रिएक्शन कब फिजिबल होगा, कब नहीं होगा, कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो यहां पे देख लेते हैं हम लोग। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या होगा तो उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए बताइए। कोई रिएक्शन अगर वो स्पॉन्टेनियस होगा या है तो उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निगेटिव, गुड। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव। या फिर डेल्टा जी अगर किसी रिएक्शन के लिए निगेटिव है तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। किधर स्पॉन्टेनियस होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किधर स्पॉन्टेनियस होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे मतलब आगे प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये हमारे पास रिलेशन आया -NFE सेल जो होता है डेल्टा जी के बराबर। ध्यान से सुनो, अगर अपने को डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव पाना है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नेट रिएक्शन में खर्च हो जाता है, तो वो है n। और n नंबर है, नंबर कभी निगेटिव नहीं आएगा वहां पे। f फैराडे कांस्टेंट है, वो कभी निगेटिव नहीं आ सकता। यानी जो निगेटिव और पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, वो किस पे डिपेंड करता है, इस सेल पे। तो n कभी निगेटिव नहीं आ सकता, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, f हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यानी कि पूरे रिएक्शन को अगर निगेटिव बनाना है तो ई सेल को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ई सेल को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अदरवाइज अगर ई सेल निगेटिव आ गया तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
और अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इन किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड में होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा बैकवर्ड में। तो हमको पीछे थोड़ी चलना है, हमको तो आगे चलना है। सो ई एम एफ ऑफ सेल, ई सेल शुड बी क्या होना चाहिए, ई सेल शुड बी पॉजिटिव। अगर ई सेल बच्चों पॉजिटिव है तो तभी आपका डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और यानी ये आपके पास दो कंडीशन हो गए रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए। डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, जब ई सेल का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। ई सेल का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव, तब रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, यानी फिजिबल हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो फिजिबल। किधर फिजिबल, किधर होगा, आगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, फिजिबल किधर हो जाएगा बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे अपने आप हो जाएगा। ठीक है। और अगर गलती से यहाँ पे ई सेल का वैल्यू क्या आ जाए बच्चों, निगेटिव, अगर ई सेल का वैल्यू निगेटिव या ई नॉट सेल का वैल्यू निगेटिव आ गया तो यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो रिएक्शन एक तो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस के साथ साथ नॉट फिजिबल होगा, फिजिबल भी नहीं होगा। तो ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया किसका है बच्चों, स्पॉन्टेनिटी का। ठीक है। तो कोई रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा, जब उसके लिए ई सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ई सेल पॉजिटिव तो डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है, दो कंडीशन, कॉपी करो उसको। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह भी काउंट करना कि डेल्टा जी जो होता है बच्चों, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, कि जा सकता है, जा सकता है। ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टी तो क्या लिखेंगे, दोज प्रॉपर्टी विच आर एडिटिव, सब्सट्रैक्टिव, मल्टीप्लिकेबल एंड डिविजिबल। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जा सके, वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव। जबकि यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल जिसको ई सेल बोलते हैं या ई नॉट सेल, तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। होती है कैसी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और इंटेंसिव में इन आया ना, तो ये क्या हो जाएगी, मास इंडिपेंडेंट। ये वाली मास डिपेंडेंट है, ये वाली मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। और ये वाली बच्चों कैसी है, मास इंडिपेंडेंट, इन लगा है तो इंडिपेंडेंट। तो मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, यानी इसको जोड़ा घटाया गुणा भाग नहीं किया जा सकता। यहां पे लिख लेना है, नॉन एडिटिव, नॉन सब्सट्रैक्टिव, नॉन मल्टीप्लिकेबल, नॉन डिविजिबल। ठीक है। तो इसको जोड़ा घटाया गुणा भाग नहीं किया जा सकता, इसलिए अगर कभी क्वेश्चन में आए कि ईएमएफ ऑफ सेल को जोड़ना हो तो डायरेक्ट मत जोड़ना,
इसलिए रिलेशन पाए हम लोग यहाँ पे डेल्टा जी और ईएमएफ हाफ सेल में, उस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार कॉपी करिए, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे। ये एनसीईआरटी से लिया गया है लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। हेडिंग डाल दीजिए, अगर गैल्वानिक सेल पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो क्या क्या परिस्थितियां आती हैं। डिफरेंट परिस्थितियों में डिफरेंट कंडीशन हो रहे हैं, देखते हैं हम लोग एक एक करके। एक्सटर्नल सोर्स इज अप्लाइड ऑन गैल्वानिक सेल। जब कोई एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई किया जाता है गैल्वानिक सेल पे, फिगर वगैरह एक फिगर बनाएंगे, एक फिगर आपको बनाना पड़ेगा, एक फिगर आपको बनाना पड़ेगा। एक बात बताओ, जब गैल्वानिक सेल का हम लोग ईएमएफ हाफ सेल निकाले थे तो वैल्यू कितना आया था? 1.1 वोल्ट आया था गैल्वानिक सेल के लिए। ईएमएफ हाफ सेल निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे सपोज करो गैल्वानिक सेल के लिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बता दे रहे हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल फॉर गैल्वानिक सेल, ऐसे लिखा सिंपली। और कुछ दिया है, क्या दिया है? गिवन E नॉट Zn प्लस 2 गोज टू Zn माइनस 0.76 वोल्ट और E नॉट Cu प्लस 2 गोज टू Cu दिया है 0.34 वोल्ट। इसको आप दो तरीके से लगा सकते हो क्वेश्चन को, बताया कैसे? एक तरीका कि गैल्वानिक सेल का रिलेशन आपको याद होना चाहिए। गैल्वानिक सेल का रिएक्शन क्या होता है मैं बता देता हूँ। Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वस, ये गैल्वानिक सेल का रिएक्शन है। और इधर जाता है Zn प्लस 2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ध्यानपूर्वक देखना बच्चों, इसमें किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है वो लिखो। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। यानी जहाँ रिडक्शन होता है वो कैथोड की तरह काम करता है और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड की तरह काम करता है। तो ये वाला मतलब कॉपर वाला कैथोड हो गया और जिंक वाला एनोड हो गया। तो जब आप यहाँ पे
ई नॉट सेल का फार्मूला लिखेंगे तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऑलवेज एस आर पी वैल्यू आर यूज। तो आप देखोगे कैसे कि हमको एस आर पी दिया है कि एस ओ पी दिया है, यहाँ पे देखना ये जो गिवन है यहाँ पे देखो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये क्या दिया है एस आर पी, यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी क्या दिया है एस आर पी। तो अब देखो एस आर पी कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है कॉपर, तो वैल्यू कितना आएगा 0.34 माइनस एनोड का वैल्यू कितना दिया है, ये एनोड की तरह कौन काम कर रहा है जिंक, माइनस माइनस 0.76 वैल्यू कितना हो जाएगा 1.10 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड है, मतलब फिक्स है, कभी भी गैल्वानिक सेल के लिए ईएमएफ आप सेल पूछेगा तो कितना बताओगे 1.10 वोल्ट। दूसरा का तरीका देखो, जैसे ये तो याद है जिसको इक्वेशन वो लिख सकता है, जिसको इक्वेशन सपोज करो नहीं आ रहा है तो उसके लिए जो नीचे ट्रिक लिखवाए थे क्या था कि जो बड़ी वैल्यू होगी वो कैथोड की तरह काम करेगी, जो छोटी वैल्यू होगी वो, समझ रहे देखो दोनों में बड़ी वैल्यू कौन है 0.34 बड़ा है कि माइनस 0.76 बड़ा है, 0.34 बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू क्या हो गई कैथोड और छोटी वैल्यू क्या हो गई एनोड। जब ये रिएक्शन ना दिया हो तब ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है, तब भी आपका उत्तर सेम आएगा। ठीक है, एक बार आप लोग इसको कॉपी करें पहले। तो हमारे पास जैसे हमारे पास गैल्वानिक सेल था उसका अभी हम लोगों ने निकाला ईएमएफ ऑफ सेल कितना आया 1.10 वोल्ट, ये फिक्स है। अगर आप इनका कंसंट्रेशन नहीं बदलोगे तो 1.10 वोल्ट ही आएगा। ये जो स्टैंडर्ड सिचुएशन लगाते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड सिचुएशन कब काम करता है एट एसटीपी पे, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, या फिर अगर आप इसका कंसंट्रेशन बराबर भी रखोगे तब भी उत्तर सेम आएगा। लेकिन अगर दोनों में से किसी का कंसंट्रेशन या अनइक्वल कंसंट्रेशन हुआ तब वो स्टैंडर्ड नहीं रह जाएगा, तब वो सिर्फ ई सेल वैल्यू आएगा, वो कुछ भी आ सकता है डिफरेंट। लेकिन जो आपका ईएमएफ ऑफ सेल आता है वो कब के लिए लागू है, कब आता है एट एसटीपी, और इन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 1 मोलर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो आपका गैल्वानिक सेल है ये क्या काम करता है, इसका काम है ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका काम क्या है,
इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे मिल रहा है अपने को इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है एनोड से कैथोड की तरफ, और जबकि करंट उसके विपरीत चलता है तो करंट का फ्लो किधर होगा? करंट का फ्लो होगा कैथोड से। लेकिन बच्चों ये क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, अपने आप हो रहा है, और अपने आप कंडीशन पे हम लोग पाए कि इसका जो वैल्यू है वो कितना है? 1.10 वोल्ट, ये अपने आप। लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं? हम इस पे बाहरी कोई एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करा रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा रहे हैं बैटरी वगैरह की मदद से। तो ये ई एक्सटर्नल जो है अगर 1.1 वोल्ट से कम है, मतलब बाहरी जो बैटरी या सिस्टम है उसका करंट, उसका वोल्टेज इसके वोल्टेज से यानी 1.1 वोल्ट से कम रहेगा, तब तो जो ज्यादा रहेगा वही डोमिनेट करेगा। ज्यादा कौन है? गैल्वानिक सेल का पोटेंशियल। तो सिस्टम जैसे चलता था वैसे ही चलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड होगा। व्हेन ई एक्सटर्नल लेस देन 1.10 वोल्ट, तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, हेंस करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। बात समझ में आ रहा है? यानी जो वैल्यू बड़ी रहेगी वही डोमिनेट करेगी। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन है? गैल्वानिक सेल का पोटेंशियल। तो जैसा गैल्वानिक सेल का फंक्शन कहता था वैसा ही रिएक्शन चलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड होगा और करंट का फ्लो कैथोड से एनोड होगा। और इसमें क्या लिखा है आगे बोल भी सकता है, इसका जो क्राइटेरिया था वो जिंक डिजॉल्व एट एनोड। जिंक कहाँ डिजॉल्व होता था? एनोड, यही ना एनोड बोल रहे हैं। और आगे क्या बोल रहा है? कॉपर डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब जमा होना। यहाँ पे Cu+2 किस में जा रहा था? Cu सॉलिड में, तो ये डिपॉजिट ही तो रहा है। यानी कि अगर बाहरी फील्ड का, बाहरी एक्सटर्नल सोर्स का पोटेंशियल गैल्वानिक सेल के पोटेंशियल से कम रहेगा तो गैल्वानिक सेल का फंक्शन जैसे काम करता था वैसे ही काम करेगा। अगर बाहरी जो बैटरी आपने जो सोर्स अप्लाई किया है उसका पोटेंशियल और गैल्वानिक सेल का पोटेंशियल बराबर हो जाए तो रिएक्शन आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा और करंट का फ्लो भी रुक जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है अगर एक्सटर्नल सोर्स जो अप्लाई किए हैं उसका पोटेंशियल भी 1.1 वोल्ट ही है तो ये आपका देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा। क्या लिखा है? व्हेन एक्सटर्नल EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, मतलब जितना गैल्वानिक सेल का पोटेंशियल था उतना बाहरी पोटेंशियल भी है, यानी बराबर हो गया। नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आर करंट, मतलब ना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना ही करंट फ्लो करेगा और ना ही कोई केमिकल रिएक्शन होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। अभी मेरे ख्याल से इस पे अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इनडायरेक्टली आ सकता है, तो यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या कंडीशन देखे? पहला देखे कि अगर हमारा गैल्वानिक सेल का पोटेंशियल ज़्यादा है और जो बाहरी बैटरी लगाए हैं उसका पोटेंशियल कम है तो जैसे गैल्वानिक सेल का फंक्शन काम करता था वैसे ही काम करेगा। अगर बाहरी सोर्स का EMF ऑफ सेल बराबर गैल्वानिक सेल का EMF ऑफ सेल बराबर हो गया तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, कोई करंट का फ्लो कुछ भी नहीं होगा। बट अगर ये हो जाए कि ऐसा, अगर जो बाहरी सोर्स आप अप्लाई किए हैं वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है, यानी गैल्वानिक सेल के पोटेंशियल से ज़्यादा है, ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, तब तो जो ज़्यादा रहेगा वही डोमिनेट करेगा ना, रिएक्शन विल रिवर्स, रिएक्शन उल्टी चलने लगेगी। अगर ऐसा कंडीशन आएगा, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से किधर होगा? कॉपर से किधर की तरफ होगा? जिंक की तरफ होगा। कॉपर से किधर होगा? जिंक की तरफ होगा। यानी कॉपर अब क्या हो गया? एनोड हो गया। इसके पहले कॉपर क्या था? कैथोड था। अब कॉपर क्या हो गया? एनोड। बात समझ में आ रहा है ना? एनोड क्या होता है? जो पहले इलेक्ट्रॉन लॉस करे, इलेक्ट्रॉन को जो पहले लॉस करेगा वही क्या कैसा काम करेगा?
एनोड की तरह। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले कौन लॉस कर रहा है, कॉपर। तो कॉपर हो गया एनोड और इसका टर्मिनल हो गया निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कॉपर टू जिंक, और जिंक जो पहले एनोड की तरह काम करता था अब क्या हो गया, कैथोड की तरह काम करने लगा, और इसका टर्मिनल कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर टू जिंक, और करंट का फ्लो उसके उल्टे दिशा में होगा। और यहाँ पे उल्टा हो गया, जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिजॉल्व एट कॉपर इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ रहा है। पहला कंडीशन क्या देखे, पहला कंडीशन आप देखें कि जब गैल्वानिक सेल का सेल पोटेंशियल बाहरी सेल के सेल पोटेंशियल से ज्यादा है, तो गैल्वानिक सेल जो ज्यादा रहेगा उसी की बात मानी जाएगी, सीधी बात, जो ज्यादा रहेगा उसी की बात मानी जाएगी। और अगर दोनों बराबर हो गए तो किसी की बात नहीं मानी जाएगी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, कोई करंट का फ्लो, कुछ भी नहीं होगा। पहले वाले में गैल्वानिक सेल का सेल पोटेंशियल ज्यादा था तो गैल्वानिक सेल के अकॉर्डिंग रिएक्शन चलता था। अब बाहरी सेल का सेल पोटेंशियल ज्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग काम करेगा और रिएक्शन उल्टा हो जाएगा गैल्वानिक सेल के हिसाब से। ये फिगर को बना लीजिए और ये सब पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Fe प्लस गोज टू Fe, Sn प्लस टू गोज टू Sn आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली दिया है। द स्टैंडर्ड EMF फॉर सेल, इसको आप लोग एक बार ट्राई करें फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं।
आओ अच्छा देखा जाए, यहाँ पे गिवन है रिएक्शन को देखो। पहला काम है रिएक्शन को लिख लो, Fe+2 प्लस Sn गोज टू Sn+2 प्लस Fe। तो यहाँ पे Fe+2 Fe में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, यानी ये कैथोड की तरह काम करेगा। Sn किस में जा रहा है Sn+2 में, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये एनोड की तरह काम करेगा। ई कैथोड माइनस ई एनोड लगा दो, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड कौन हो गया Fe+2। Fe+2 का वैल्यू दिया है कितना -0.44, और ये माइनस क्या हो जाएगा 0.14, माइनस क्या हो जाएगा 0.14। एनोड कौन हो रहा है Sn हो रहा है ना एनोड, कितना रहा है -0.58 वोल्ट। ई कैथोड माइनस ई एनोड लगा दो, तो कैथोड की तरह काम कौन कर रहा है यहाँ पे Fe+2, और Fe+2 का वैल्यू कितना दिया है -0.44, और जबकि Sn+2 एनोड की तरह काम कर रहा है, इसका वैल्यू कितना दिया है 0.14 वोल्ट। कितना रहा है 0.14 वोल्ट। तो 0.14 वोल्ट आपके पास हो गया ऑक्सीडेशन, ई कैथोड माइनस ई एनोड। जब हमको केमिकल रिएक्शन दे देगा तो हम लोग इसके हिसाब से देखेंगे। और बच्चों अगर यही देखो, इसका दूसरा उत्तर देख लो, अगर केमिकल इक्वेशन नहीं देता, ये रिएक्शन नहीं देता सपोज करो ना, तो हम लोग बॉडी वैल्यू को क्या मानते, बॉडी वाली वैल्यू को कैथोड मानते और छोटी वाली वैल्यू को क्या मानते एनोड मानते। तो बॉडी वाली वैल्यू क्या है 0.14 और छोटी वाली वैल्यू क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.44, तो वैल्यू आएगा प्लस 0.58 वोल्ट। बात समझ में आ रहा है ना ऐसे। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन दिया है तो हम लोग किसके हिसाब से सोचेंगे, केमिकल रिएक्शन के हिसाब से सोचेंगे। इसलिए मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताए हैं, एक कि आप केमिकल रिएक्शन के हिसाब से पहले देखो, पहले किसके हिसाब से देखोगे केमिकल रिएक्शन के हिसाब से। जब आपको ये रिएक्शन मान लो कि ये नहीं देता, ये रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ इतना बोल देता कि इसका ये वैल्यू है, दोनों को क्लब कर दिया जा रहा है एक साथ, और इसका ईएमएफ ऑफ सेल बताइए, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो कैथोड की तरह काम करेगी, छोटी वाली वैल्यू एनोड की तरह काम करेगी। तो आपका उत्तर कितना आएगा 0.58 वोल्ट। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है आगे चले। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लीजिए। इसमें लिखा है Cu+ इज नॉट स्टेबल एंड अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन। E0 फॉर Cu+ डिस्प्रपोर्शनेशन, कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहां पे नीचे लिख देना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसको कॉपी कर लीजिए। का जब एक ही सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ रेडॉक्स। इसी का दूसरा नाम है सेल्फ रेडॉक्स, सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। व्हेन ए
single substance are undergoes into both oxidation and reduction simultaneously. इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, सेल्फ रेडॉक्स या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं तो यही एक एग्जाम्पल है, Cu प्लस कॉपर को जब हम लोग एक्वस मीडियम में डालते हैं यहाँ पे, तो वो Cu+2 में चला जाता है और प्लस Cu में चला जाता है। तो यहाँ पे देखोगे एक कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे 2 लगा दीजिए। Cu+ बच्चों जब Cu+2 में जाएगा तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। और यही जब Cu+ बच्चों Cu में जा रहा है, सिर्फ Cu में, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो एक ही सबस्टेंस का अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाता हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये एक एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल ये देखो, Iron+2 जो है वो Iron+3 में चला जाता है और आयरन में चला जाता है। यहाँ पे 2 आयरन ले लीजिए, +2 से +3 में जाता है, +2 से +3 में जाता है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और +2 से जब Fe में जाता है यानी 0 स्टेट में जाता है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो एक ही सबस्टेंस का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रेडॉक्स या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। पहले आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, इस पार्ट को कॉपी करिए, फिर उसके बाद इसके ऊपर आधारित पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसको भी देख लेंगे। कॉपी करिए। आगे देखें, इसको भी देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन आर गिवन एज। देखो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। जिंक का रिडक्शन हो रहा है, यानी ये जो वैल्यू दिया है SRP दिया है, ये वाला वैल्यू भी क्या दिया है, SRP वैल्यू को ही देखना है। आप बताओ जिंक और मैग्नीशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, जिंक और मैग्नीशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, हाथ उठाओ। जिंक और मैग्नीशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है,
मैग्नीशियम। समझ में आया? ऐसे भी देखो, अभी जब हम लोग कुछ देर के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ेंगे तो यहां पे बताएंगे कि जिसका यहां पे माइनस होना चाहिए वैसे, है ना, मैग्नीशियम के लिए। आप देखो क्लास 10 में पढ़े हो, क्लास 10 में मेटल रिएक्टिविटी सीरीज ऐसा कुछ सुना होगा नाम से। तो वहाँ पे जनरल ट्रेंड कुछ लिखवाए जाते हैं मेटल की रिएक्टिविटी। वो जो मेटल की रिएक्टिविटी आती है उसको हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो लिखा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसमें सभी का वैल्यू दिया है, और जो वैल्यू दिया है वो एसआरपी वैल्यू दिया है। आप देखो इसमें सभी का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, यानी सभी का उसमें क्या दिया है, रिडक्शन। यानी वो जो वैल्यू दिया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वैल्यू क्या दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी एसआरपी वैल्यू दिया है। तो जब हम लोग उसको देखेंगे तो बताएंगे कि जिसका एसआरपी वैल्यू ज़्यादा निगेटिव होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पे लिखा है व्हेन जिंक डस्ट इज एडेड टू ए सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी ये जो जिंक है इसको जब MgCl2 में ऐड करेंगे तो क्या जिंक की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा है कि इसको डिस्प्लेस कर देगा? नहीं। तो क्या आ जाएगा ये, नो रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही ना डिस्प्लेस करता है। अगर ये ऐसा होता Mg प्लस ZnCl2 तो Mg इसको डिस्प्लेस कर देता, लात मार के बाहर निकाल देता, और यहाँ पे क्या बना देता, MgCl2 प्लस Zn। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा वो दूसरे वाले को डिस्प्लेस करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी कम वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। ठीक है, तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कम रिएक्टिव वाला ज़्यादा रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यानी रिएक्शन क्या होगा,